हेलो नम हेलो नमस्कार बच्चों, मैं अखिलेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल शांति स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूँ। आज की क्लास है जो मध्यकालीन भारत के इतिहास की है। इसमें हम गुलाम वंश के बारे में देख रहे हैं। एक वीडियो हमने गुलाम वंश का अपलोड कर दिया है जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में विस्तार से चर्चा की हमने। अब आराम शाह जो उसका बेटा है उसके बारे में देखते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, जब कुतुबुद्दीन की मृत्यु हो जाती है चौगान खेलते समय, कब? चौगान खेलते समय उसकी मृत्यु हो जाती है, तो इसका बेटा जो राज्य शासन चलाने बिल्कुल अयोग्य था वह गद्दी पर बैठता है। कब बैठता है? 1210 में आराम शाह शासन संभालता है। ऐबक की अकस्मात मृत्यु के कारण उसके उत्तराधिकारी चुनाव की समस्या की तुर्की के सरदारों ने स्वयं हल किया। ठीक है, जब उसकी अकस्मात मृत्यु हो जाती है कुतुबुद्दीन ऐबक की, तो अब गद्दी किसके हाथ में रहनी चाहिए? इसका चुनाव तुर्क के सरदारों ने स्वयं किया। कुछ तुर्की सरदारों ने आराम शाह को लाहौर में 1210 ईस्वी सुल्तान घोषित कर दिया। ठीक है, सुल्तान घोषित कर दिया। लाहौर में 1207 में दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया। आराम शाह एक अक्षम तथा आराम तलब व्यक्ति था। अनेक तुर्क सरदारों ने इसका विरोध किया। जब वो अक्षम था, उस शासन व्यवस्था चलाने के योग्य नहीं था, तो अनेक तुर्क सरदारों ने उसका विरोध किया। दिल्ली के तुर्क सरदारों ने बदायूं के गवर्नर इल्तुतमिश को ऐबक का विश्वासपात्र गुलाम एवं उसका दामाद भी था। ठीक है, अब देखिए, जब जो उसका नाम क्या है, आराम शाह कुतुबुद्दीन ऐबक का जो लड़का शासन व्यवस्था चलाने में अयोग्य था, तो जिन सरदारों ने आराम शाह का विरोध किया था उन्होंने बदायूं का जो गवर्नर था, कौन था? इल्तुतमिश, ऐबक का विश्वासपात्र गुलाम एवं उसका दामाद था। वह दामाद भी था और गुलाम था और विश्वास पात्र था। तीन बातें थी। एक तो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था, दूसरा विश्वास पात्र था और गुलाम भी था। तो उसको गद्दी पर बैठाने का निर्णय लिया। इसको दिल्ली आने का निमंत्रण दिया और इल्तुतमिश शीघ्र ही दिल्ली पहुंचा और आराम शाह भी उसके दिल्ली आगमन की सूचना पाकर दिल्ली आ पहुंचा। ठीक है, जब आराम शाह को पता चला कि जो बदायूं का गवर्नर, जो उसका जीजा है इल्तुतमिश, वो दिल्ली आ रहा है, तो आराम शाह भी दिल्ली पहुंच गया। अब आगे बढ़ते हैं। और वहीं पर इल्तुतमिश ने उसे पराजित, झगड़ा हो गया, दोनों युद्ध हुआ और इल्तुतमिश ने आराम शाह को हरा दिया और दिल्ली की गद्दी पर बैठ गए। ठीक है, इल्तुतमिश का पूरा नाम शमसुद्दीन इल्तुतमिश था। क्या था? शमसुद्दीन इल्तुतमिश था। 1210 से 1236 तक उसने शासन चलाया। इल्तुतमिश का अर्थ होता है समाज का स्वामी। इल्तुतमिश का अर्थ क्या होता है? समाज का स्वामी। आगे बढ़ते हैं। इल्तुतमिश या अल्तमश इल्बरी तुर्क था। उसके पिता इलाम खां इल्बरी जनजाति के सरदार थे। इल्तुतमिश शमसी वंश का शासक था। ठीक है, इल्बरी जो इल्तुतमिश था वो किस वंश का था? शमसी वंश का शासक था। इसने नए वंश शमसी वंश पढ़ा। इसके नए वंश का नाम शमसी वंश पड़ा। ठीक है, इल्तुतमिश, अब देखिए इल्तुतमिश फैक्ट देख लेते। इल्तुतमिश दिल्ली का वो शासन व्यवस्था संभालने से पहले बदायूं का गवर्नर था, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का विश्वास पात्र था और उसका दामाद था और गुलाम था। जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो कुछ सरदार उसे
इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक के लड़के आरम शाह को गद्दी पर बैठा देते हैं, लेकिन वो अयोग्य था, इसलिए जो आरम शाह के विरोध में थे उन्होंने बदायूं के गवर्नर इल्तुतमिश को बुलाया, कहा ये शासन व्यवस्था चलाने में योग्य है, शासन व्यवस्था चला सकता है, तो इन्होंने गद्दी पर बैठाने का निर्णय लिया। तो इनमें लड़ाई होती है दोनों में और आराम से मारा जाता है और इल्तुतमिश गद्दी पर बैठ जाता है। इल्तुतमिश जो शमसी वंश का शासक था, उसने नए वंश की शुरुआत की। दिल्ली में कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसे अपने दास के रूप में खरीदा था, ध्यान रखना। दिल्ली में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को एक दास के रूप में खरीदा था। दिल्ली में इल्तुतमिश शीघ्र ही कुतुबुद्दीन ऐबक का विश्वासपात्र बन गया। उसने सरजानदार या शाही अंगरक्षकों का सरदार नियुक्त किया गया, ठीक है। विश्वासपात्र होने की वजह से उसे शाही अंगरक्षकों का सरदार नियुक्त कर दिया गया। इल्तुतमिश की प्रशासनिक क्षमता से प्रभावित होकर कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसे प्रशासनिक पद भी सौंपे। जब उसकी प्रशासनिक क्षमता देखी तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को और सारे प्रशासनिक पद दे दिए। उसे अमीर ए शिकार पद भी दिया गया। कौन सा? अमीर ए शिकार पद भी दिया गया। 1205 ईस्वी में इल्तुतमिश को ऐबक ने दासता से मुक्त कर दिया, ठीक है ना। पहले से खरीदा था, दास बना लिया था, लेकिन 1205 में उसकी क्षमता को देखकर, उसकी योग्यता को देखकर उसे दासता से मुक्त कर दिया। इसके बाद उसे बदायूं का प्रशासक नियुक्त कर दिया गया। ऐबक ने अपनी एक पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया, ठीक है ना। ये कूटनीति थी, उस कूटनीति के थ्रू उसने इल्तुतमिश के साथ अपनी एक पुत्री का विवाह कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं। ये इल्तुतमिश के बारे में चल रहा है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। भारत में तुर्की राज्य का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश ही थे। यहीं से क्वेश्चन बनता है, भारत में तुर्की वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो वो इल्तुतमिश था। भारत में मुस्लिम प्रभुसत्ता का वास्तविक शुभारंभ इल्तुतमिश ने ही किया था। ध्यान रखना, वास्तव में मुस्लिम सत्ता का जो प्रभुत्व स्थापित किया था वो इल्तुतमिश ने किया था। इसने कुतुब मीनार को बनावा कर पूरा करा था। वो नींव रखवाई थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है, और इसका पूरा निर्माण कराया था इल्तुतमिश ने। और राज्य में सुदृढ़ स्थिर बनाया, राज्य कैसा बनाया? सुदृढ़ बनाया और स्थिर बनाया था। इल्तुतमिश ने एकता व्यवस्था शुरू की थी। कौन सी? अब क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा, एकता व्यवस्था किसने शुरू की थी? तो एकता व्यवस्था शुरू की थी इल्तुतमिश ने। इसके अंतर्गत सभी सैनिक व गैर सैनिक अधिकारियों को नगद वेतन के बदले में भूमि दी जाती थी। एकता का मतलब क्या होता है कि भाई जो भी सैनिक थे उनको वेतन नहीं दिया जाएगा, उनको भूमि दी जाएगी वेतन के बदले में। पूछता एकता व्यवस्था क्या थी? तो एकता व्यवस्था वेतन के बदले में सैनिकों को कि भूमि के टुकड़े दिए जाते, इसी को एकता व्यवस्था कहा जाता है। एकता का अर्थ वास्तव में जो एकता है, एकता का जो अरबी अर्थ है वो है भूमि। एकता भूमि को अरबी भाषा में कहते हैं। अरबी भाषा में भूमि को क्या कहते हैं? एकता कहते हैं। एकता व्यवस्था किसने शुरू की थी? इल्तुतमिश ने। एकता व्यवस्था क्या किया जाता? सैनिक तथा अधिकारी गैर सैनिक अधिकारियों, सैनिक तथा गैर सैनिक अधिकारियों को वेतन के बदले में भूमि दी जाती थी। आगे बढ़ते हैं। यह भूमि का एकता तथा इसे लेने वाले एकतादार कहलाता है, ठीक है। भूमि जो भूमि वेतन या वेतन के बदले में दी जाती थी उसे एकता कहा जाता था, और जिसको ये एकता मिलता था उसे एकतादार कहते थे। चीज़ें यहाँ तक क्लियर होती हैं। आगे बढ़ जाते, बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, अपने दोस्तों को इन्फॉर्म कर दीजिए। फुल हिस्ट्री, फुल साइंस, फुल ज्योग्राफी, हम पूरी जीएस का पूरा पोर्शन पॉलिटी से लेके साइंस और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी पूरा कवर करेंगे। आप हमारे साथ जुड़ जाइए,
फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ें हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं, और बिल्कुल छोड़ के नहीं, सारे टॉपिक पॉइंट टू पॉइंट महत्वपूर्ण बिंदु जहाँ से क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं उनको सबको हम कवर करेंगे। तो हमारे चैनल से आप जुड़ जाइए और अपने दोस्तों को इन्फॉर्म कर दीजिए। जो उसका नाम क्या, अभी जो लेखपाल परीक्षा आने वाली है, यूपी लेखपाल 7,882 पदों की जो भर्ती निकली है, वहाँ से उस एग्जाम को ध्यान में रखते हमने क्लास शुरू की है। तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए और अभी से तैयारी शुरू कर दी। आप अगर पैट एग्जाम सेफ जून में हो, 55 नंबर अगर आपके बन रहे हैं तो आप सेफ जून में हो और आप तैयारी शुरू कर दीजिए। ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। हम जब पूरा ये मैटर कवर कर लेंगे तो उसके बाद टेस्ट सीरीज लेके आएंगे, तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जरूर जाइए। इल्तुतमिश ने चांदी के सिक्का, इल्तुतमिश ने चांदी के सिक्का, टका तथा तांबे के जीतल का प्रचलन किया था। इसका और दिल्ली में टकसाल स्थापित किए थे। देखिए ये बहुत ज़्यादा एग्जाम पूछा गया है। टका जो तांबे का जीतल, चांदी का टका और तांबे का जीतल किसने प्रचलित किया था? तो इल्तुतमिश ने किया था। टकसाल कहाँ पर स्थापित हुई थी? दिल्ली में। टकों पर टकसाल का नाम लिखने की परंपरा भारत में प्रचलित करने वाला श्रेय इल्तुतमिश को ही जाता है। भारत में जो सिक्के चलते थे उन पर टकों पर जो टकसाल का नाम लिखने की परंपरा का प्रचलन इल्तुतमिश ने ही किया था। सिक्कों पर शिव का नंदी व चैहान घुड़सवार अंकित होते थे। शिव का नंदी, ठीक है, जो नंदी है ना वो, और चैहान घुड़सवार अंकित होते थे। ये चिन्ह उस पर हुआ करते थे। याद, ये बहुत महत्वपूर्ण, तो इतना बहुत महत्वपूर्ण यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है। आप कहीं कोई सा एकदम उठा के देख लीजिए। वह दिल्ली का प्रथम शासक था जिसने सुल्तान उपाधि धारण की थी। ध्यान रखना, दिल्ली का प्रथम शासक बताइए जिसने सुल्तान पद की उपाधि धारण की थी, तो वो था इल्तुतमिश। धारण करके स्वतंत्र सुल्तान, ठीक है। ये पदवी कब धारण की थी? 18 फरवरी 1229 ईस्वी में। 18 फरवरी 1929 को 1229 को स्थापित किया। आगे उसने बगदाद, ये देखिए, ये एक पॉइंट दोबारा से देख लीजिए, बहुत अच्छा पॉइंट है। ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनेगा। वह दिल्ली का प्रथम शासक था जिसने सुल्तान उपाधि धारण कर स्वतंत्र सल्तनत को स्थापित किया था। पहला शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की और स्वतंत्र सल्तनत की स्थापना की थी। कब की थी? 18 फरवरी 1229 ईस्वी में। अब देखिए, उसने बगदाद के खलीफा अल-मुंतसिर बिल्ला से मान्यता प्राप्त की और ऐसा करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक था। ठीक है, ये जो प्रथम सुल्तान की उपाधि धारण करने की अनुमति किसने दी थी? जो बगदाद का खलीफा अल-मुंतसिर बिल्ला था, उससे अनुमति प्रदान करने के बाद उसने सुल्तान उपाधि धारण की थी और यह प्रथम मुस्लिम शासक बना। अब देखो क्वेश्चन कैसे बनेगा। वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने सुल्तान उपाधि धारण की थी? तो इल्तुतमिश आंसर इसका हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छा बिंदु आने वाला है। आप अच्छे से चीज़ों को समझते जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अच्छी अच्छी वीडियो हम अपलोड करेंगे। आगे देखिए, उसने 40 योग्य, उसने, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, गुलाम वंश से ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट चल रहे हैं। उसने, क्योंकि यहाँ से भारत के इतिहास में मोड़ आ रहा है, उसने 40 योग्य तुर्क शासकों के एक 40 के चहलगानी का गठन किया। उसने किसका गठन किया था? 40 योग्य सरदारों का गठन किया था, जिसे 40 या चहलगानी कहा जाता था। इल्तुतमिश की सफलता में उसका महत्वपूर्ण योगदान था। जो चहलगानी समूह था, उस समूह का इल्तुतमिश की सफलता में महत्वपूर्ण योगदान रहा। चहलगानी में कितने लोग शामिल थे? 40 सरदार शामिल हुआ करते थे। चहलगानी की शुरुआत किसने की थी? तो इल्तुतमिश ने की थी। और इल्तुतमिश की सफलता में किसका महत्वपूर्ण योगदान था?
तो चहलगानी समूह का महत्वपूर्ण योगदान था। 1221 ईस्वी में चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोल सेना ख्वारिज्म के राजकुमार जलालुद्दीन मंगबरानी का पीछा करते दिल्ली की सीमा तक आ पहुंची, लेकिन इल्तुतमिश की मंगरानी को शरण देने से मना करके चतुराई पूर्वक दिल्ली को युद्ध से बचा लिया। देखिए जरा आगे बढ़ते हैं। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, क्योंकि देखिए इन्हीं पॉइंट से हमारे इतिहास में मोड़ आया था, इसलिए इन कुछ चीज़ों को बहुत अच्छे समझ लेना। क्या कह रहे हैं, 1221 में जब चंगेज खां, ठीक ध्यान रखना, ये अकबर के उसका है, बाबर और अकबर के उसका। 1221 ईस्वी में चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोल सेना ख्वारिज्म राजकुमार जलालुद्दीन मंगबारानी का पीछा करते हुए दिल्ली की सीमा तक आ पहुंची, लेकिन इल्तुतमिश ने मंगबरानी की शरण देने से मना कर दिया। भाई मंगबरानी के पीछे पीछे भागता कौन आया, ख्वारिज्म, मंगोल सेना आ गई चंगेज खां की, ठीक है। चंगेज खां उसका नेतृत्व कर रहा था, तो बोलेगा भाई मुझे शरण दे दो, मुझे बचा लो, लेकिन इल्तुतमिश ने उसे शरण देने से मना कर दिया। जब उसने शरण नहीं दी तो भाई चंगेज ने इससे युद्ध नहीं किया और इस तरीके से दिल्ली को मंगोल के आक्रमण से बचा ली। यदि वो मंगोल जिसका पीछा कर रहे थे जलालुद्दीन मंगबरानी को, अगर वो शरण दे देता तो वहाँ पर युद्ध होना स्वाभाविक था, लेकिन अपनी बुद्धिमत्तापूर्वक चतुरपूर्वक परिचय देते हुए उसने दिल्ली को युद्ध से बचा लिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बहुत अच्छा टॉपिक चल रहा है, अगर चीज़ें अच्छे समझ में आ रही हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। देखिए चीज़ें बहुत अच्छे समझ में हम समझा रहा हूँ, बहुत मेहनत कर रहा हूँ, तो आप चैनल को शेयर कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, वायरल कर दीजिए, क्योंकि जो लेखपाल एग्जाम आने वाला या मंडी परिषद जो एग्जाम होगी, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है। जीएस के पोर्शन में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हम आपके लिए यूपी स्पेशल क्लासेस लेके आएंगे, हिंदी क्लास लेके आएंगे, विज्ञान क्लास लेके आएंगे, ज्योग्राफी क्लास लेके आएंगे, जीएस का फुल पोर्शन लेके आएंगे, तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। इसका कोई चार्ज नहीं है आपसे चार्ज केवल इतना है कि आप हमारे वीडियो को वायरल कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। इल्तुतमिश को भारत में गुम्बद निर्माण का पिता, देखिए भारत में गुम्बद निर्माण का पिता किसे कहा जाता है, इल्तुतमिश को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, इल्तुतमिश को कहा जाता है। मतलब सबसे पहले जो गुम्बद निर्माण का कार्य शुरू किया था वो किसने किया था, इल्तुतमिश ने किया था। उसने सुल्तानगढ़ी का मकबरा, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है बेटा, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। सुल्तानगढ़ी का मकबरा किसने बनवाया था, तो ये बनवाया था इल्तुतमिश ने। किसकी यादगार में बनवाया था, अपने पुत्र नसरुद्दीन महमूद की कब्र पर निर्मित करवाया था। अब कहते सुल्तानगढ़ी के मकबरे में किसकी कब्र है, तो ध्यान रखना किसकी है, नसरुद्दीन महमूद, जो इल्तुतमिश का पुत्र था। यह भारत का प्रथम मकबरा है, ध्यान रखना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। भारत का प्रथम मकबरा कौन सा है, सुल्तानगढ़ी का मकबरा। किसने बनवाया था, इल्तुतमिश ने बनवाया था। गुम्बद का पितामह किसे कहा जाता है, इल्तुतमिश को कहा जाता है। सुल्तानगढ़ी के मकबरे में किसकी कब्र है, तो नसरुद्दीन महमूद की कब्र है, और ये किसका पुत्र था, इल्तुतमिश का पुत्र था। इसको स्थापित करने का श्रेय इल्तुतमिश को जाता है। मोहम्मद गौरी के नाम पर, आप देख लो, मोहम्मद गौरी के नाम पर मदरसा ए मुइज्जुद्दीन दिल्ली में बनवाया, इसलिए एक मदरसा बनवाया था, मुइज्जी दिल्ली में बनवाया था। अब देखिए मोहम्मद गौरी के इससे क्या लेन देन है, ये लेन देन है इसका। देखिए इसका ससुर था कुतुबुद्दीन ऐबक था मोहम्मद गौरी का गुलाम का बेटा, गुलाम, ठीक है ना, गुलाम का रिश्तेदार गुलाम। तो ये किसका रिश्तेदार था, कुतुबुद्दीन ऐबक का। कुतुबुद्दीन ऐबक का ये दामाद था और गुलाम भी था। तो मोहम्मद इसलिए इसने मोहम्मद गौरी के नाम से एक मदरसा मुइज्जी दिल्ली में बनवाया था। क्वेश्चन यहीं से बनता है, मदरसा मुइज्जी किसके यादगार में बनाया, किसके नाम पर बनाया, तो मोहम्मद गौरी के नाम पर बनाया। किसने बनवाया, इल्तुतमिश ने बनवाया। कहाँ पर बनवाया, दिल्ली में बनवाया। इतने सारे क्वेश्चन बनते हैं इस पॉइंट से लेके, एक लाइन से 3-4 क्वेश्चन बन जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उज्जैन का महाकाल मंदिर
अब देखिए महाकाल के मंदिर को ध्वस्त किसने किया था? दिल्ली की राजधानी बनाने वाला प्रथम सुल्तान इल्तुतमिश ही था। उज्जैन का महाकाल का मंदिर ध्वस्त किया इल्तुतमिश ने। जो उज्जैन में महाकाल का मंदिर था उसको ध्वस्त किया था किसने? इल्तुतमिश ने। और लाहौर से दिल्ली जिसने राजधानी शिफ्ट की थी वो था इल्तुतमिश। याद रखना, दिल्ली को राजधानी बनाने वाला शासक कौन था? इल्तुतमिश था। 30 अप्रैल 1936 को उसकी मृत्यु हो गई। यहाँ से एक नया टर्न आएगा, आप ध्यान रखना। मृत्यु उसकी कब हुई है? 30 अप्रैल 1236 को 30 अप्रैल 1236 को इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है। और इसके शासनकाल में न्याय चाहने वाले व्यक्ति को लाल वस्त्र धारण करने पड़ते थे। इल्तुतमिश के शासनकाल में अगर कोई व्यक्ति न्याय चाहता था तो उसे लाल वस्त्र धारण करने पड़ते थे। आगे आ रहे हैं इसके कार्य, इसने क्या क्या कार्य किए। चलिए बढ़ते कार्यों की तरफ। इल्तुतमिश के व्यक्तित्व कार्यों का मूल्यांकन। सफल कूटनीतिज्ञ। इल्तुतमिश विशेष विजेता ही नहीं वरन सफल कूटनीतिज्ञ था। उसने अपने शत्रुओं को अपनी दूरदर्शिता व कूटनीति से द्वारा ही पराजित किया था। इल्तुतमिश एक महान कूटनीतिज्ञ था। उसने अपनी दूरदर्शिता और कूटनीतिज्ञता के द्वारा ही अपने दुश्मनों को पराजित कर। याद रखना, इतिहास में सफल वही होता है, शासन में सफल वही होता है जिसमें दूरदर्शिता और कूटनीति की क्षमता होती है। जो कूटनीतिज्ञ होता है वही शासन व्यवस्था में सफल होता है। जिसमें कूटनीति नहीं है, दूरदर्शिता नहीं है, वो अपने शत्रुओं से जीत नहीं सकता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। जी, योग्य प्रशासक। इल्तुतमिश का अधिकांश समय युद्धों में व्यतीत हुआ, फिर भी उसने प्रशासन की ओर समुचित ध्यान दिया। देखिए इल्तुतमिश ने बहुत सारे युद्ध लड़े, लेकिन उसने ध्यान उसने ज़्यादातर अपना कहाँ पर दिया? प्रशासन को सुधार करने में दिया। आगे अब देखिए कुछ विद्वान अपन में विचार प्रकट करते हैं। डॉक्टर R.B. त्रिपाठी का मत है कि भारत में मुस्लिम संप्रभुता का वास्तविक श्रीगणेश किसने किया? इल्तुतमिश ने किया। भारत में मुस्लिम शासन व्यवस्था की स्थापना किसने की थी? इल्तुतमिश ने की। इल्तुतमिश के दरबार में प्रसिद्ध इतिहासकार मिन्हाज उल सिराज रहते थे। अब देखिए मिन्हाज उल सिराज किसके दरबार से संबंधित थे? तो इल्तुतमिश के संबंधित थे। मिन्हाज उल सिराज ने तबाकत ए नासिरी की रचना की थी। किसकी थी? तबाकत ए नासिरी की रचना किसने की? मिन्हाज उल सिराज ने की थी, जिसमें आरंभिक मध्यकालीन इतिहास का ज्ञान होता है। मिन्हाज उल सिराज में आरंभिक मध्यकालीन इतिहास का ज्ञान होता है, मतलब मध्यकालीन इतिहास के बारे में जो भी सूचनाएं मिलती हैं वो तबाकत ए नासिरी में की गई हैं। किसके द्वारा? मिन्हाज उल सिराज के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को आगे देखते हैं। हाँ देखिए, इल्तुतमिश का उत्तराधिकारी कौन था? इल्तुतमिश के उत्तराधिकारी की बात करते हैं। इल्तुतमिश की मृत्यु 30 अप्रैल 1936 को होने के बाद 1265 ईस्वी के मध्य तक 30 वर्षों का समय इतिहास में संघर्ष और उत्तराधिकारियों की बढ़ती महत्वाकांक्षाओं का रहा। ये जो 30 वर्ष का समय था इसमें उथल पुथल ज़्यादा रही, युद्धों का समय रहा, इसमें संघर्ष हुए। इन वर्षों में इल्तुतमिश के वंश के 5 शासक सिंहासन पर बैठ गए और बाद में उन्हें पद से हटा दिया गया और मार दिया गया। उनको पदों से हटा दिया गया, उनको मार दिया गया। अब आगे बढ़ते हैं। इल्तुतमिश ने अपनी मृत्यु से पूर्व अपनी योग्य पुत्री रजिया सुल्तान को उत्तराधिकारी नियुक्त किया, परंतु उसकी मृत्यु के अगले दिन ही अमीरों ने उसे एक अत्यंत विलासी और अयोग्य पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज शाह को सुल्तान बना दिया। इल्तुतमिश ने तो अपनी पुत्री रजिया सुल्तान को उत्तराधिकारी नियुक्त किया ना, लेकिन कुछ सरदार थे, उन सरदारों ने
अमीरों ने, सरदार ने, अमीरों ने उसे पद से हटा करके और उसका जो विलासी पुत्र था, अयोग्य पुत्र रुकुबुद्दीन फिरोज शाह को सुल्तान बना दे गया। रुकुबुद्दीन फिरोज शाह के शासनकाल में उसकी माँ शाह तुकार्न जो एक तुर्की दासी थी का नियंत्रण, मतलब नाम के लिए तो रुकुबुद्दीन बैठ गया, लेकिन पर्दे के पीछे से जो भी शासन व्यवस्था देखने की जिम्मेदारी थी उसकी माँ के द्वारा किया जाता था। शासन व्यवस्था उसकी माँ चला रही थी। आगे, फिरोज की माँ की क्रूरता, माँ एक क्रूर और अत्याचारी महिला थी। जो रुकुबुद्दीन था या फिरोज था, उसकी माँ बहुत ही क्रूर और अत्याचारी संरक्षिका थी। शाह तुर्कमान ने इल्तुतमिश को परिवार के अन्य व्यक्तियों का दमन प्रारंभ कर दिया, जिससे असंतोष फैल गया और विद्रोह प्रारंभ हो गया। मतलब क्या था कि जो उसकी माँ थी वो बहुत ही निर्दयी और अत्याचारी क्रूर महिला थी। उसने जैसे ही इल्तुतमिश की मृत्यु होती है तो उसने विद्रोह शुरू कर दिया और राज्य में असंतोष फैल गया। दिल्ली में सुल्तान की अनुपस्थिति का लाभ उठाकर रजिया लाल वस्त्र पहनकर नमाज के अवसर पर जनता के सम्मुख उपस्थित हुई। अब लाल वस्त्र क्यों पहने? कि उसके समय इल्तुतमिश के समय में जो व्यक्ति न्याय चाहता था उसे लाल कपड़े पहनने पड़ते थे। तो रजिया सुल्तान के साथ जब घटना हो गई, उसे पद से हटा दिया गया, तो उसने लाल वस्त्र धारण किए और न्याय की मांग करने लगी। सह तुर्कन के अत्याचारों एवं राज्य में फैली अव्यवस्था का वर्णन किया गया तथा आश्वासन दिया गया कि उसने जो सह तुर्कन के शासनकाल में जो अत्याचार अव्यवस्था का वर्णन किया गया तथा आश्वासन दिया गया कि शासक बनकर वह शांति व्यवस्था स्थापित करूं। रजिया सुल्तान ने कहा कि ये जो सह तुर्कन उसकी माँ है, उसकी माँ ने जो शासन व्यवस्था में उथल पुथल आ गई है उसको सही करने के लिए उसने कहा कि अगर हमें शासिका बना दिया जाता है तो हम इस सब को सुधार देंगे। रजिया ने तुर्क अमीर और अन्य व्यक्ति, रजिया से ये लोग प्रभावित हो गए और कुर्द जनता ने राजमहल पर आक्रमण कर सह तुर्कन को गिरफ्तार कर दिया और रजिया को सुल्तान घोषित कर दिया। समझ गए बात को? जब जनता के सामने रजिया सुल्तान पहुंची तो जनता ने उसका समर्थन किया और कुर्द जनता ने राजमहल पर हमला कर दिया और सह तुर्कन को गिरफ्तार करके रजिया को सुल्तान घोषित कर दिया। अब फिर से रजिया सुल्तान वहाँ की कौन बन गई? उसका नाम क्या है? शासन व्यवस्था संभालने लगी। आगे, भयभीत होकर दिल्ली, जब देखो फिरोज शाह जब विद्रोह से भयभीत हो दिल्ली पहुंचा तब उसे भी कैद कर लिया गया और उसकी हत्या कर दी गई। नवंबर 1236 में रजिया सुल्तान के पद पर प्रतिष्ठित हो गई। मतलब रजिया सुल्तान गद्दी पर बैठ गई। मतलब जैसे ही इल्तुतमिश गया तो 3 लोगों के बीच में अपने अपनी गद्दी खींचातानी पड़ गई। एक इल्तुतमिश की पत्नी या इल्तुतमिश का बेटा और इल्तुतमिश की पुत्री, तीनों के बीच में क्या गद्दी को लेके झगड़ा हो गया और अंततः रजिया सुल्तान की विजय हुई और रजिया सुल्तान 1236 में दिल्ली के सुल्तान बन गई। यहाँ से नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे। इतना आज का वीडियो यहीं फिनिश करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 1236 रजिया सुल्तान दिल्ली के तख्त पर काबिज हो गई। चलिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप हमारे चैनल को शेयर और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।